तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि गुणन पर योग एवं व्यकलन पर वितरण गुण के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप इसको इन दोनों को पहले गुना कर लीजिए, ठीक है ना, इधर वाले टर्म को, और फिर इन दोनों को गुना कर लीजिए और फिर बाद में इसको जोड़ दीजिए। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, बीच में है प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस के इधर में आप देख सकते हैं क्या है, -3/7, और इधर भी क्या है, -3/7। मतलब क्या है कि -3/7 इधर भी है और -3/7 इस साइड भी है। तो उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, -3/7 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे, कॉमन। तो अगर हम -3/7 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे -3/7 गुना क्या था, 5/12। अब यहाँ पे हमने क्या किया, -3/7 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 5/12। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/12। बीच में प्लस है ना, बीच में यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लोग प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, 11/12 गुना कितना है, -3/7। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि -3/7 को हम लोग क्या ले लिए हैं, कॉमन ले लिए हैं। तो जब हम इसको कॉमन ले लिए हैं तब यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 11/12। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 11 और बटे में क्या लिखेंगे, 12। ठीक है, यहाँ पे बराबर का साइन लगाएंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3/7। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे 12 है और इसमें भी क्या है, 12 है। तो जब नीचे 12 यहाँ पे है तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, अब देखो, जब नीचे सेम सेम संख्या रहता है, ठीक है, जब हर में सेम सेम संख्या रहता है तो ऊपर में डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे, किसके साथ, 11 के साथ जोड़ देंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि नीचे यहाँ पे सेम सेम है। जब नीचे यहाँ पे सेम रहेगा, जब हर में बराबर संख्या रहेगा तो ऊपर में जो भी रहेगा उसको हम लोग जोड़ देंगे, या फिर अगर बीच में घटाव रहता है तो हम घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जोड़ का साइन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बाहर में क्या है, -3/7, तो यहाँ पे लिखेंगे -3/7, और यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ये जो ब्रैकेट यहाँ पे है इसका मतलब क्या होता है, गुना। तो हम यहाँ पे गुना का साइन लगा दिए। अब देखो, 11 को जब 5 से जोड़ेंगे तो 11 और 5 कितना आएगा, 16, और 16 बटे में कितना आएगा, 12। ठीक है, तो इतना आया। अब इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, 3 का पहाड़ा में ये 12 कटेगा, 3 एक 3 और 3 चौक का 12। ठीक है, अब देखो 4 का पहाड़ा में भी 16 आता है, 4 एक 4 और 4 4 है 16। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, 4 को जब 1 से गुना करेंगे तो 4, और यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, -4 आया, और बटे में कितना, 7 को जब 1 से गुना करेंगे तो 7 एक 7। ठीक है, यानी जब हम इसको सॉल्व किए तो इसका आंसर कितना आया, -4/7। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है, 5/18 गुना 7/12 -13/24 गुना 5/8। इसको करना है सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करने का दो तरीका है। आप चाहे तो इसको पहले आप इसको गुना कर सकते हैं, फिर इसको गुना कर सकते हैं, और फिर बाद में इसको घटा सकते हैं। ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस पे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे दूसरा प्रोसेस से। तो यहाँ पे हम दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो माइनस है, ठीक है, माइनस का इस साइड में 5/8 गुना क्या है, 7/12, और माइनस का इस साइड में क्या है, 13/24 गुना क्या है, 5/8। तो आप देख सकते हैं 5/8 यहाँ पर भी है और 5/8 यहाँ पर भी है। तब हम इस सिचुएशन पे क्या कर सकते हैं, हम 5/8 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में है, तो जब दोनों में रहेगा तब उस सिचुएशन पे हम इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7/12। यहाँ पे लिख देंगे 7/12। बीच में माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब देखो 5/8 को तो हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ 13/24 बचा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 और बटे में क्या लिखेंगे, 24।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5/18 8 है तो 8 लिखेंगे। अब देखो, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या है, 12 और 24 है, तो 12 और 24 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, 12 और 24 का, तो कितना पहाड़ा में जाएगा। अब 3 या 2 का पहाड़ा हम दे सकते हैं, 3 चौका 12, 3 8 24, फिर 4 का 4 1 4, 4 2 8, तो कितना आएगा, 3 चौका 12, 12 2 24, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 24। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे नीचे 24, ठीक है, ऊपर में है 7 तो 7 लिखेंगे, गुना का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे नीचे क्या है 12, 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा, तो ये आएगा 2 बार में, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर में क्या है 13, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे, ठीक है, गुना का साइन लगाएंगे। 24 का पहाड़ा कितना बार में 24 आएगा, तो ये आएगा 1 बार में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बाहर में क्या है 5/8, तो इसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे 5/8, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूना 14, माइनस 13 को जब 1 से गुना करेंगे तो 13 1 13, और बटे में क्या है 24, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 5/8, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो गुना लगा दिए। 14 में से 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, और बटे में क्या होगा 24, ठीक है, यानी इतना आ गया। अब देखो, अब ये ऊपर नीचे नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा तब इस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं, ऊपर ऊपर से गुना हो जाएगा और नीचे नीचे से, ठीक है। तो जब 5 को जब 1 से गुना करेंगे तो 5 1 5, और यहाँ पे 24 को जब 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 चौका 32 का 2 हाथ में 3, 8 दूना 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, यानी 5/192, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, -16/7 गुना -3/7 प्लस 11/12 गुना -3/7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में क्या है, बीच में प्लस का साइन है, और प्लस का साइन में इधर आप देख सकते हैं -3/7 यहाँ पे भी है, -3/7 यहाँ पे भी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -3/7 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ -16/7, तो यहाँ पे लिखेंगे -16/7, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। अब देखो, -3/7 को तो हम कॉमन ले लिए हैं, अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 11/12, तो यहाँ पे लिखेंगे 11/12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बाहर में क्या रहेगा, -3/7। अब देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, 12 और नीचे क्या है 7, तो 12 और 7 को अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे इसका 12 7 84, डायरेक्ट इसको गुना कर देंगे, क्योंकि 12 और 7 जो है किसी का टेबल में ये दोनों नहीं आएगा, इसलिए दोनों को क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग गुना कर देंगे। तो 12 7 कितना आएगा, 12 7 84 होता है, मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 84, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 84। ऊपर में है -16, तो लिखेंगे -16 गुना 7 का पहाड़ा कितना बार में 84 आएगा, तो ये 12 बार में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 12, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, ऊपर में है 11 तो 11 लिखेंगे, गुना नीचे कितना है 12, 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 84 आएगा, तो 12 7 84, 7 बार में आता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, -3/7 है, इसको बाहर में वैसे ही अभी रखते हैं। अब देखो क्या है, 12 को -16 से गुना करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 छक 72, 72 का आ जाएगा 2, और हाथ में 7, ठीक है। 12 1 12, और 12 7 कितना हो जाएगा 19, यानी कितना आएगा 192। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 के पहले है माइनस में, और 12 का पहले कुछ नहीं, इसका मतलब क्या, प्लस, तो माइनस को जब गुना करेंगे प्लस के साथ तो क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा, -192। बीच में प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। 11 को जब 7 से गुना करेंगे तो 11 7 कितना आएगा 77, और बटे में कितना है 84, तो लिख देंगे 84। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, -3/7। अब देखो, -92 और +77, ठीक है, तो माइनस और ये यहाँ क्या है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, मतलब घटाना है, ठीक है। तो 192 में से 77 को घटा देते हैं, कितना बचेगा, तो चलो हम इसको घटा के लिखते हैं, तो 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 18, 18 में से 7 को अगर घटा देंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। और देखो यहाँ पे इन दोनों में से बड़ा कौन नजर आ रहा है, 192, इसके पहले माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। और बटे में कितना है 84, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 84, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे 3 का पहाड़ा में 84 आ जाएगा, ठीक है, 3 का टेबल में 84 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काट देते 3 1 3, और ये कटेगा 3 दूना 6, 2 बच गया,
और 2 और 4 कितना होगा 24, तो कितना होगा 3 8 24, मतलब ये 28 बार में 84 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करना आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है माइनस है और यहाँ पे भी क्या है माइनस है और बीच में क्या है गुना। तो जब माइनस को जब माइनस के साथ जब गुना करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, प्लस आता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस में होगा। और 15 को जब 1 से गुना करेंगे तो 115 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 115, तो यहाँ पे लिख देंगे 115। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 28 गुना 7, यानी 7 को 28 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 28 7 56 का 6 और हाथ में कितना आएगा 5। ठीक है, तो 7 दूना 14, 14 और 5 कितना होगा 14 और 5 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 19, 196। ठीक है, यानी इसको जब हम सॉल्व किए तो कितना आया, ये आया 115 बटे में 196। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर डी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है -3 बटे में 5 गुना 5 बटे में 13 माइनस 9 बटे में 13। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करो। ठीक है, बाहर में क्या है, तो बाहर में है -3 बटे में 5, तो जो है बाहर में उसको वैसा ही का वैसा ही लिख दिए। ठीक है, गुना का साइन लगाएंगे। अब देखो ब्रैकेट के अंदर में क्या है, नीचे 13 है, इसमें भी 13 है, तो यानी इसका एलसीएम कितना आएगा 13 ही आएगा। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझना है कि जब नीचे सेम सेम संख्या रहता है तो अगर यहाँ पे जोड़े तो दोनों को जोड़ देंगे, अगर घटावे तो दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 5 में से 9 को हम यहाँ पे घटा दिए। ठीक है ना, अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा 3 बटे में 5 गुना 5 में से 9 कभी नहीं घटेगा। ठीक है, इसलिए 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और साइन किसका होगा, माइनस का, क्योंकि 9 बड़ा है, 9 के पहले माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। बटे में क्या होगा 13। अब देखो इसको सॉल्व करो। अब 3 को जब -4 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौक का 12 आएगा। और देखो 3 के पहले कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है, और यहाँ पे 4 के पहले क्या है माइनस है, तो जब प्लस को गुना करेंगे माइनस के साथ तो प्लस माइनस क्या आएगा माइनस। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 5 है, तो 13 पचे कितना होगा, 13 पचे 65, तो यहाँ पे लिख देंगे 65, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -12 बटे में 65। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है -3 बटे में 5 गुना 5 बटे में 13 माइनस 9 बटे में 13। ठीक है, तो करना इसमें क्या है, इसको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो बाहर में क्या है -3 बटे में 5, तो यहाँ पे जो बाहर में है ना उसको सेम वैसा ही लिख देंगे। काम क्या करेंगे, काम हम लोग को करना है ब्रैकेट के अंदर वाले का। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर में क्या है 5 बटे में 13 माइनस 9 बटे में 13। आप देख सकते हैं कि नीचे क्या है सेम है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो जब नीचे सेम सेम 13 रहता है तो 13 का 13 लिख देंगे, और ऊपर में 5 है तो 5 रखेंगे, माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे, 9 है तो क्या रखेंगे 9। ठीक है, ऐसा कब होता है, जब हर बराबर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसलिए नीचे 13 का 13 लिख दिए, और यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है -3 बटे में 5, तो लिख दिया -3 बटे में 5। और आपको पता होगा ये ब्रैकेट मतलब क्या होता है, गुना का होता है। ठीक है, अब देखो 5 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, तब हम क्या करेंगे 9 में से 5 को घटाएंगे, तो 9 में से 5 घटेगा, क्या आ जाएगा 4, लेकिन साइन किसका होगा, प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि 5 बड़ा है या 9 बड़ा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 बड़ा है, 9 के पहले क्या है माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, अब बटे में क्या है 13, तो यहाँ पे 13 का क्या लिखेंगे 13। अब देखो यहाँ पे क्या है 3 को जब 4 से गुना करेंगे तो 3 चौक का कितना आएगा 12। अब यहाँ पे भी माइनस है, 3 का पहले भी माइनस है और 4 का पहले भी माइनस है, और बीच में क्या है गुना का साइन। तो आपको पता होगा जब माइनस को गुना करते हैं माइनस के साथ तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसका मतलब ये जो 12 आएगा ये क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, अब देखो 5 को जब हम 13 से गुना करेंगे तो 13 पचे कितना आएगा 65, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा 12 बटे में 65, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों के नाम लिखिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और इसमें पूछा है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कौन सा गुणधर्म यहाँ पे लगाया गया है उसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि -11 बटे में 14 गुना -3 बटे में 5 बराबर -3 बटे में 5 गुना -11 बटे में 14। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कौन सा गुणधर्म लगा है ये यहाँ पे आपको लिखना है।
ठीक है। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2 बराबर क्या आएगा 6, ठीक है। यानी 2 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तब भी कितना आएगा 6 आएगा, और 3 को 2 से गुना करेंगे तब भी इसका रिजल्ट क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि इसका जो है ऑर्डर को अगर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसका क्रम को बदल देते हैं, तब भी रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। जैसे कि देखो, अगर हम 5 को अगर 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 35। अब हम यहाँ पे क्या किया, 7 को पहले लिख दिए और 5 को बाद में लिखे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें 5 को हम लोग पहले लिखे थे, फिर 7 को हम लोग बाद में लिखे थे और दोनों को गुना किए थे। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग 7 को पहले लिखे हैं और 5 को हम लोग बाद में लिखे हैं और बीच में गुना कर रहे हैं, तब भी इसका रिजल्ट क्या आएगा 35 ही आएगा, ठीक है। यानी a गुना b को हम क्या लिख सकते हैं, b गुना a लिख सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल हम अपने से ले लेते हैं, जैसे 6 को हम 4 से गुना करेंगे या फिर 4 गुना 6, बात तो वही हुआ, ठीक है। 6 को 4 से गुना करो या फिर 4 को 6 से, बात वही हुआ, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आएगा सेम आएगा। 6 को जब 4 से गुना करेंगे तो 24 आएगा और 4 को जब 6 से गुना करेंगे तब भी इसका रिजल्ट क्या आएगा 24 आएगा। सिंपल सा मतलब ये समझो कि इसका कर्म को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, a गुना b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b गुना a लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पे वही चीज समझना है। आप देख सकते हैं -11/14, इसमें देखो पहले लिखा हुआ है, और -3/5 ये क्या बाद में लिखा हुआ है। अब देखो बराबर का इधर क्या हो गया, -3/5 को हम लोग पहले लिख दिए और -11/5 को हम लोग बाद में लिखे हैं। यानी कौन सा फॉर्मूला लगा, a गुना b बराबर क्या आया, b गुना a, यही फॉर्मूला आया है, ठीक है ना। a गुना b और b गुना a, ठीक है। तो ये कौन सा, यहाँ पे कौन सा गुण यहाँ पे लागू हो रहा है, तो यहाँ पे गुण लागू हो रहा है गुणन कर्म विनिमय, ठीक है, गुणन कर्म विनिमय, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर इसका लिख सकते हैं गुणन कर्म विनिमय, कर्म विनिमय, ठीक है, कर्म विनिमय, ठीक है। आप इस तरीके से इसका आंसर आप इसको लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है, -5/2 गुना -7/4 गुना 1/3 बराबर -5/2 गुना -7/4 गुना 1/3। ये है क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि कौन सा गुणधर्म लगेगा, ठीक है। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि देखो 5 गुना 4 गुना, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना 4 गुना 2 और यहाँ पे लिख दिया 5 गुना 4 गुना 2, हम फर्क यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना जरा कि 5 गुना 4 को हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक साथ इसको इस तरीके से कर दे रहे हैं, ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग 4 और 2 को ब्रैकेट में रखते हैं एक साथ। यहाँ पे एक साथ किसको रखे, 5 और 4 को, यहाँ पे किसको एक साथ रखे, 4 और 2 को। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 5 चौका 20 और 20 को 2 से गुना करेंगे तो 40। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 4 दूना 8, 8 को जब 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 40, तब भी कितना रिजल्ट आएगा 40 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही चीज है, यहाँ पे कुछ नहीं है, -5/2 यहाँ पे भी है, -5/2 यहाँ पे भी है, -7/4 -7/4, 1/3 1/3। सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इन दोनों को एक साथ रखे पहले, अब हम लोग क्या किया, बाद वाले को एक साथ हम लोग इसको रख दो, बाद वाले टर्म को एक साथ रख दिए, ठीक है। तब भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वही चीज यहाँ पे है, ठीक है ना। जैसे कि देखो 3 गुना 4 गुना 0, तो यहाँ पे देखो आप इसको एक साथ रखा लास्ट वाला टर्म को, अब इसमें बराबर के इधर क्या किया, जो पहला है, पहला और दूसरा इसको एक साथ रखा है, तीसरा को अलग कर दिया है, तब भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो ये जो गुण होगा वो कौन सा गुण होगा, गुणन साहचर्य। तो इसका जो आंसर आप लिख सकते हैं गुणन साहचर्य, गुणन साहचर्य, ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हैं गुणन साहचर्य। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है, -4/7 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/7। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -4/7। तो यहाँ पे कौन सा गुण लगा है उस गुण को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का मतलब क्या है कि अगर किसी भी संख्या में अगर हम 1 गुना करते तो वो क्या आएगा, वो सेम संख्या आएगा, ठीक है ना। किसी भी संख्या में अगर हम 1 गुना कर देते हैं तो वो क्या आएगा, सेम संख्या आएगा, ठीक है। तो वही हो जाएगा क्या, तुम्हारा गुणात्मक तत्समक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे 3 को जब 1 से गुना करेंगे तब क्या आएगा, 3 आएगा, और इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 3 भी लिख सकते हैं,
ठीक है। उसी तरीके से -3 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा -3। इस -3 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 गुना -3, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो सेम वही चीज है, किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करेंगे तो वो सेम संख्या आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। तो जैसे कि आप यहाँ पे नीचे भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, -2/5 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -2/5, ठीक है। और -2/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुना -2/5, तब भी क्या आएगा, वही चीज आएगा, ठीक है। जैसे -7/11 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -7/11 आएगा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 गुना -7/11, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी लग रहा है, ये जो गुण लग रहा है, वो कौन सा गुण लग रहा है, गुणात्मक तत्समक। क्यों, क्योंकि हम इसमें कितना गुना कर रहे हैं, 1 गुना कर रहे हैं, इसमें भी 1 गुना कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 गुना कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, गुणात्मक तत्समक। यहाँ पे आप देख सकते हैं -4/7 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लोग सबसे पहले तो हम -4/7 गुना 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 गुना -4/7, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को हम लोग पहले लिख दिए और -4/7 को हम लोग बाद में लिख दिए, तब भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे जो गुण लग रहा है, वहां पे यहाँ पे हम लोग क्या किससे गुना कर रहे हैं, 1 से, इसमें भी किससे गुना कर रहे हैं, 1 से, तो यहाँ पे क्या गुण लग जाएगा, गुणात्मक तत्समक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुणात्मक तत्समक, ठीक है ना, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। तो अब क्वेश्चन नंबर डी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है, -9/16 गुना 16/-9 बराबर 16/-9 गुना -9/16 बराबर क्या है, 1। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। आखिर गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी यहाँ पे एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 3/4, तो 3/4 में हम ऐसा क्या गुना करेंगे कि इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1। 3/4 में हम ऐसा क्या गुना करेंगे कि इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 4/3 से, ठीक है ना। ये जो नीचे 4 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में लिख देंगे, और ये जो 3 यहाँ पे ऊपर में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। अब इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। कैसे, देखो 4 1 के 4 और 3 1 के 3 कितना होगा, 3। अब 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। यानी किसी भी परिमेय संख्या को अगर उसको पलट के लिख दिया जाए और अगर उसका गुणनफल अगर 1 आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है, आप देख सकते हैं -9/16 गुना 16/-9। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे -9 ऊपर में था, तो गुना करके क्या लिख दिया है, -9 नीचे लिख दिया, और यहाँ पे 16 नीचे था, यहाँ पे 16 क्या कर दिया, ऊपर लिख दिया। तो अगर हम इसको काटेंगे, ठीक है, अगर हम इसको काटेंगे -9/16 गुना 16/-9, तो कितना होगा, 16 1 16, माइनस माइनस कट जाएगा, और 9 1 कितना आएगा, 9, यानी 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1, यहाँ पे 1 ही आएगा। तो ये जो यहाँ पे गुण लग रहा है, वो कौन सा गुण लग रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका सीधा आंसर लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो अब क्वेश्चन नंबर ई करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है, -3/4 गुना 5/6 गुना 1/2 बराबर -3/4 गुना 5/6 गुना 1/2, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन बी के जैसा है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे क्या है, -3/4 गुना 5/6 गुना 1/2। यहाँ पे हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग पहला और दूसरा इन दोनों को एक साथ रखे हैं, मतलब ब्रैकेट के अंदर कर दिए, और 1/2 को क्या कर दिए, ब्रैकेट का बाहर कर दिए। इसमें क्या किए, इसमें हम लोग पहला वाला, ठीक है, पहला वाला को बाहर कर दिए, और दूसरा और तीसरा को एक साथ रखे ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है। तो ये जो गुण लगता है वो कौन सा गुण लगता है, गुणन साहचर्य, ठीक है। आप देख सकते हैं a गुना b गुना c, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि b और c को, यानी दूसरा और तीसरा, ये दूसरा और ये क्या है, तीसरा, इसको एक साथ रखा है, ए को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इसमें क्या किया, इसमें पहला और दूसरा को एक साथ रखा है, लेकिन तीसरा को क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया, ठीक है। तो ये जो गुण लगता है, ये गुण, इस गुण का नाम क्या है, गुणन साहचर्य। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, गुणन साहचर्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। जब आप इस टर्म वाले को भी सॉल्व करेंगे तब भी इसका रिजल्ट, और इधर वाले को सॉल्व करेंगे तब भी, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। लेकिन गुण कौन सा लगेगा, गुणन साहचर्य। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई का आंसर क्या हो जाएगा, गुणन
साहचर्य हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एफ करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है, -17/19 गुना 0 बराबर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो किसी भी संख्या या फिर किसी भी परिमेय संख्या को जब हम 0 से गुना करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो ये कौन सा गुण कहलाता है, यह कहलाता है शून्य का गुणात्मक गुण। कोई भी परिमेय संख्या है, अगर हम उसको 0 से गुना कर देंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है ना, चाहे आप 0 को 1 लाख से गुना करें, चाहे 10,000 से गुना करें, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, 4/5 को जब हम 0 से गुना किए तो इसका रिजल्ट कितना आया, 0 आया। ठीक है, उसी तरीके से -7/8 को जब 0 से गुना किए तो कितना आया, 0 आया। ठीक है, तो ये कौन सा गुण कहलाता है, ये कहलाता है शून्य का गुणात्मक गुण। ठीक है, शून्य का गुणात्मक गुण। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंपल, शून्य का गुणात्मक गुण, शून्य का गुणात्मक गुण, गुणात्मक गुण। ठीक है, आप इसको सिंपली आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मान मतलब क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2/5 गुना -21/28 गुना 15/30 गुना 7/-35, ये है क्वेश्चन और इसका निकालना है वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो यहाँ पे कटेगा ऊपर नीचे उसको काट दो। ठीक है, जितना आप इसको सरल करना चाहे आप इसको सरल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो 7 है और नीचे क्या है, 35 है, तो 7 × 7 और 7×5 = 35, ये कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15 है, तो क्या हो जाएगा, 5×3 = 15, ये कट गया। अब देखो 3 का पहाड़ा में 30 आता है, 3 × 3 और 3×10 = 30, ये कट गया। उसी तरीके से आप इसको भी आप काट सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में क्या है, माइनस है और यहाँ नीचे भी क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 7 का पहाड़ा में इसको काटते हैं या फिर आप इसको, हाँ 7 का पहाड़ा में इसको काट सकते हैं, क्या हो जाएगा, 7×3 = 21 और 7×4 = 28। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे और कुछ कटेगा तो काट सकते हैं सिंपली। 2 का पहाड़ा में ये आएगा 2 × 1 = 2 और 2 दूना 4। ठीक है, इतना आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे लग रहा है कोई नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ 1 3 1 1, तो 3 को जब 1 से गुना करेंगे तब भी 1 आएगा, इसको जब 3 को 1 से करेंगे तब भी 1 आएगा, और 3 को जब 1 से करेंगे तब भी यहाँ पे कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या क्या नीचे बचा, 5 बचा, 2 बचा और कितना बचा, 10 बचा। तो 5 को जब 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, और 10 को जब 10 से गुना करेंगे तो 10 है कितना आएगा, 100। यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3/100। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है, 3/5 गुना -17/21 गुना 36/85 गुना 30/18। ठीक है, इसको करना है सॉल्व, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या किए, जो कटेगा उसको काट दो, उसको सिंपल कर दो। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर में 30 है और नीचे क्या है, 18 है, और यहाँ पे और कुछ कटेगा। तो देखो आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं, नीचे 5 है और यहाँ पे कितना है, 30 है, तो 5 का पहाड़ा में तो 30 आता है, तो लिखेंगे 5 × 1 = 5 और ये आएगा 5×6 = 30, ये कट गया। अब देखो 6 का पहाड़ा में 18 आता है, तो 6 × 6 6 कितना हो जाएगा, 18। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ऊपर में 3 है और नीचे यहाँ 3 है, तो 3 3 दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो अब क्या होगा, ऊपर में है यहाँ 17 और नीचे क्या है, 85, तो 17 का पहाड़ 17 × 17 और 17×5 = 85, ये कट गया। अब यहाँ पे इसको काटना है। ठीक है, और कुछ कटेगा, 21 है और यहाँ 36 है, तो 3 का पहाड़ा में कटेगा, 3 × 7 = 21 और 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, 12×3 = 36, ये कट गया। अब यहाँ पे कुछ कटेगा तो काटो और नहीं कटेगा तो डायरेक्ट सबको क्या करना है, गुना कर देना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक माइनस साइन है, उसको ध्यान में रखना। ठीक है, ये जो साइन यहाँ पे माइनस है ये अभी बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो ऊपर में क्या बचा, 12, और 12 के अलावा यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 12 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 12 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा देना है। अब देखो नीचे क्या बचा, 7 बचा और 5 बचा, तो 7 को जब 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7×5 = 35, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 35 लिखेंगे, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, -12/35। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या फिर असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन क्या है, 2/3 भागा -8/9 बराबर -8/9 भागा 2/3,
ये सत्य है या फिर असत्य है, इसको यहाँ पे पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना है कि जैसे कि यहाँ पे पहला टर्म क्या है, 2/3। ठीक है, 2/3 है और इसको हम लोग भाग कर रहे हैं किससे, -8/3 से। फिर बराबर में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो -8/3 है इसको हम भाग कर रहे हैं 2/3 से। तो क्या दोनों का वैल्यू सेम आएगा? कभी नहीं आएगा दोनों का वैल्यू सेम। ठीक है, इसको एक सिंपल सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 18 को हम लोग भाग करते हैं 3 से। ठीक है, 18 भागा 3। अब हम लोग बराबर में रखेंगे, बराबर का इस साइड क्या रखेंगे, यहाँ 3 बाद में है तो हम 3 को यहाँ पे पहले लिख देंगे और 18 को अब हम 18 से भाग करेंगे। तो क्या दोनों का रिजल्ट सेम आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 18 को हम भाग किए किससे, 3 से, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 को भाग कर रहे हैं किसे, 18 से। तो क्या दोनों का वैल्यू सेम आएगा? नहीं आएगा। अगर हम 18 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि 3 को जब 18 से भाग देंगे, ठीक है, 3 को जब 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 1 3, 3 6 18, 1/6 आएगा। तो क्या 6 और 1/6 क्या दोनों बराबर होगा? कभी नहीं होगा। ठीक है, नहीं बराबर नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, यानी ए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा और बी भी असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, -9 भागा कितना है, 3/4 बराबर 3/4 को अब हम किससे भागा कर रहे हैं, -9 से। तो क्या ये ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा? कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसको और एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 35 को अगर हम भाग देंगे 5 से, और अगर देखो 35 को हम भाग दिए किससे, 5 से, और अब हम 5 को भाग दे रहे हैं किससे, 35 से। तो क्या दोनों का रिजल्ट सेम आएगा? नहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे संख्या को क्रम बदल लेने पे भाग में दोनों का वैल्यू सेम नहीं आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आता, 7 आता। लेकिन यहाँ पे कितना आता, 1/7 आता, जो कि कभी नहीं बराबर होता है। ठीक है, यानी ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ए का आंसर आप लिख सकते हैं असत्य, और बी का आंसर भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे असत्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 का ए में क्या कहा है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं क्या, 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, मतलब हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, ठीक है, अगर हम इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो व्युत्क्रम में हम लोग क्या करते हैं, ये जो नीचे 1 है इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं, और ये जो ऊपर में जो रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि कभी भी 0 किसी भी संख्या का नीचे भाग में 0 नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे कभी भी 0 नीचे भाग में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो है 0 का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है यहाँ पे आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब 0 का जब व्युत्क्रम निकालेंगे तो ये क्या आ जाता है, 1/0। और आपको पता होगा कि 1/0 में 0 यहाँ पे क्या भाग के रूप में है, यहाँ पे हर में है, तो हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका जो वैल्यू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ठीक है, मतलब ऐसा कौन कौन सा परिमेय संख्या है जिसका व्युत्क्रम निकालने पे वो क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी का 1 और -1। ठीक है, अब देखो, अब ये इसका आंसर 1 और -1 कैसे होगा, तो चलो हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1। अच्छा, एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आया? इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे। इसका हम लोग निकालेंगे व्युत्क्रम।
ठीक है। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। अब देखो एक को एक से भाग देंगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम, एक ही आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है कि परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। यहाँ पे परिमेय संख्या क्या था, एक, इसका व्युत्क्रम निकाले तो कितना आया, एक। मतलब व्युत्क्रम निकालने पे भी इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, समान आ रहा है, ठीक है ना। किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम व्युत्क्रम निकालते हैं और वो समान होता है तो वो कौन सी संख्या होगा, या तो एक होगा या तो -1 होगा। तो यहाँ पे एक वाला तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग -1 वाला को लेते हैं। जैसे कि देखो -1 है, तो -1 को अगर परिमेय संख्या में लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम लोग p/q के रूप में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो नीचे 1 है ये ऊपर चला जाएगा और ये जो ऊपर में है -1 ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला आएगा, ठीक है ना। अब देखो 1 को जब 1 से भाग करेंगे क्या आएगा, 1, और यहाँ माइनस है तो क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। मतलब -1 का जब हम व्युत्क्रम निकाले तब भी वो क्या आया, -1 ही आया, मतलब समान आया, ठीक है। तो -1 का जब हम व्युत्क्रम निकाले तो वो क्या आया, -1 ही आया, मतलब समान आया। 1 का जब व्युत्क्रम निकाले तब भी क्या आया, 1 ही आया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और -1, ठीक है। यही दो परिमेय संख्या है जिसका व्युत्क्रम निकालने पे क्या आता है, समान आता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा 1 और -1। अब क्वेश्चन नंबर सी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ठीक है ना, अपने ऋणात्मक के क्या है, समान है। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी का आंसर वो क्या हो जाएगा, 0। क्यों होगा 0, देखो 0 को ना तो हम लोग प्लस में लिखते हैं और ना ही 0 को हम लोग माइनस में लिखते हैं। 0 को क्या सिर्फ 0 हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यानी इसका जो ऋणात्मक अगर हम ये जो है ये क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है +0 अगर लिखते भी है तो +0 को -0 भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों क्या है, दोनों वैल्यू समान है, या +0 लिखो या -0 लिखो, बात वही है, क्या है, 0 है, ठीक है। तो परिमेय संख्या का अपने ऋणात्मक के समान क्या है, वो क्या, कौन सी संख्या है, 0। 0 को आप प्लस लिख सकते हैं या माइनस लिख सकते हैं, बात वही है, दोनों का मतलब क्या है, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव समृद्ध होता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो यहाँ पे आप इस चार्ट को देखो, ये है भाग, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, भाग। तो भाग के अंतर्गत क्या समृद्ध होता है, तो नहीं होता है, ठीक है ना। भाग के अंतर्गत यहाँ पे समृद्ध नहीं होता है, यानी डी का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव कर्म विनिमय है। तो आप देख सकते हैं भाग के अंतर्गत कर्म विनिमय क्या होता है, तो नहीं होता है, यानी क्वेश्चन नंबर ई का भी आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर एफ करेंगे, ठीक है। एफ में क्या है कि क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत साहचर्य होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भाग है और भाग के अंतर्गत क्या यहाँ पे साहचर्य होता है, तो नहीं होता है, ठीक है। यानी एफ का आंसर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर जी। जी में क्या है, क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं, ठीक है। 1 को क्या हम 0 से भाग कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। कभी भी यहाँ पे नीचे 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी हर में 0 नहीं होना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर 0, बी का आंसर 1 और -1, सी का आंसर हो जाएगा 0, डी का आंसर हो जाएगा नहीं, ई का नहीं, एफ का नहीं और जी का नहीं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि शून्य का व्युत्क्रम है, ठीक है। शून्य का व्युत्क्रम है, शून्य का व्युत्क्रम का मतलब शून्य का उल्टा लिखना है, ठीक है। और आपको देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि 0 जो होता है वो एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका लिखना है हम लोग को व्युत्क्रम, ठीक है। इसका लिखना क्या है, व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। यहाँ पे जो नीचे 1 है इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ऊपर में, और ये जो ऊपर में 0 है इसको हम लोग कहाँ लिख देंगे, नीचे। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि कभी भी 0 नीचे नहीं होना चाहिए,
हर के जगह पे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे ए में क्या भराएगा, नहीं, ठीक है ना। शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, संख्याएं तथा यहाँ पे खाली जगह है स्वयं का व्युत्क्रम है, ठीक है। तो किसका व्युत्क्रम स्वयं होता है, ठीक है, स्वयं होता है। तो आपको पता होगा कि अगर हम एक का व्युत्क्रम निकालेंगे, ठीक है, अगर एक को, सबसे पहले तो एक को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, 1/1 के रूप में। अगर हम इसका व्युत्क्रम निकालते हैं, ठीक है, अगर हम इसका व्युत्क्रम निकालते हैं तो ये जो नीचे वाला एक है ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला एक कहाँ आएगा, नीचे। अब हम इसको एक को जब एक से भाग करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। यानी एक को जब हम इसका व्युत्क्रम निकाले तब भी कितना आया, एक ही आया, ठीक है। तो यानी पहला संख्या क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे भराएगा। दूसरा में क्या भराएगा, -1, ठीक है, यहाँ पे क्या भराएगा, -1। क्यों, क्योंकि जब -1 को जब व्युत्क्रम करेंगे तब भी क्या आएगा, -1 ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी में क्या है कि परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल होता है, ठीक है। कोई भी परिमेय संख्या, मान लेते हैं यहाँ पे 3/4 है, ठीक है, 3/4 एक परिमेय संख्या है। इसका क्या लेने बोला है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 नीचे है तो ये चला जाएगा ऊपर में, और 3 ऊपर में है तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। मतलब 3/4 का व्युत्क्रम कितना आया, 4/3। इसका क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है। तो गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना। तो दोनों को गुना कर देते हैं। तो देखो 3 1 3 और 4 1 क्या आएगा, 4। तो एक को जब एक से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आप चाहे कोई भी परिमेय संख्या आप ले लो, कोई भी परिमेय संख्या आप ले लो, उसका व्युत्क्रम निकालो और उन दोनों को गुना कर दो, उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी की तरफ चलते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, तो दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पे क्या भराएगा, परिमेय संख्या। कोई भी आप दो परिमेय संख्या को गुना कर लो वो हमेशा परिमेय संख्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3/4 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से 2/3 ये भी एक परिमेय संख्या है। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 और 3 चौका कितना आएगा, 12, ठीक है। तो क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। मतलब क्या है कि दो परिमेय संख्याओं को जब भी आप गुना करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो यहाँ पे यह हो जाएगा परिमेय संख्या। अब क्वेश्चन नंबर ई करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या है, उसका अगर व्युत्क्रम निकालेंगे तो वो क्या होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं 18। ये 18 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, और ये धनात्मक है। धनात्मक का मतलब इसके पहले कुछ नहीं, इसका मतलब क्या, प्लस में। ये 18 क्या है, प्लस में है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, व्युत्क्रम निकालते हैं। तो देखो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 18/1 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका व्युत्क्रम लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, व्युत्क्रम लिखना है। तो व्युत्क्रम में हम लोग क्या करते हैं, ये जो नीचे रहता है इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाले को क्या कर दिया, नीचे कर दिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या था, धनात्मक परिमेय संख्या था। तो इसका जब व्युत्क्रम निकालेंगे तब भी ये क्या रहेगा, तब भी ये धनात्मक ही रहेगा। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये भले यहाँ पे एक ऊपर चला गया, 18 नीचे आ गया, लेकिन ये है तो प्लस में है, मतलब ये क्या है, धनात्मक में ही है, ठीक है। तो किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या को अगर हम उसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो वो क्या रहेगा, धनात्मक ही रहता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर ई का आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर एफ में क्या है कि किसी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, किसी भी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं, -5। ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि -5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -5/1 के रूप में, यानी एक परिमेय संख्या है। अब इसका व्युत्क्रम निकालना है, ठीक है। इसका क्या निकालना है, व्युत्क्रम। तो एक जो है, एक नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, और -5 ऊपर में है तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो है, ये जो यहाँ पे व्युत्क्रम आया कितना है, 1/5। तो ये तो माइनस हो गया ना, मतलब ये क्या, ऋणात्मक आया। तो कभी भी ऋणात्मक परिमेय संख्या का जब हम व्युत्क्रम निकालते हैं तो हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक ही आएगा, ठीक है। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा एफ का, वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर जी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि 1/x का व्युत्क्रम कितना होगा। 1/x का व्युत्क्रम पूछा है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका जो अगर हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x नीचे है तो ये चला जाएगा ऊपर, 1 ऊपर में है तो ये चला आएगा नीचे। अब देखो x को जब 1 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, x, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर एच करेंगे, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पे कहा है कि किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाज्य, किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम शून्य से विभाजित करते हैं, मतलब भाग देते हैं, तो वो क्या होता है। तो हम लोग पहले भी जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग 0 से कभी भी उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, कभी भी उसको 0 से भाग नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संभव नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संभव नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को हम उसको 0 से भाग कभी भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, एच का आंसर क्या हो जाएगा, संभव नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि क्या -1 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, ठीक है ना। तो देखो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, तो चलो हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये इसका है या नहीं, ठीक है। तो पूर्णांक को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये जो 8 है इसको -1 से पहले क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, ठीक है, आपको पता होगा -1 है, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये 8 को पहले इसके साथ क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 8 को जब -1 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, -1, और ये जो ऊपर में जो रहता है उसको जोड़ा जाता है, तो 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो -8 और +1 तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -7, ठीक है, और बटे में क्या है 8, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -7/8। क्या ये -7/8 है ये वाला, नहीं है, ठीक है ना, ये इसका होगा ही नहीं प्रतिलोम। अगर हम इसका व्युत्क्रम भी निकालेंगे, ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब क्या है, वही गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब ही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। अगर इसको निकालेंगे तो ऊपर में 8 आएगा और नीचे क्या आएगा, -7, तो क्या ये 8/9 है, नहीं है, ये तो कुछ और ही आ रहा है, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। तो यानी क्वेश्चन नंबर ए का आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं, ये हो जाएगा नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0/3 है। तो चलो हम इसको देख लेते हैं, क्या है 3.1/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.1/3, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 को जब 3 से गुना करेंगे तो 3 × 9 और ऊपर में क्या है 1, तो जोड़ देंगे, 9 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 और नीचे कितना 3, तो हो जाएगा कितना, 10/3। अब इसका निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जस्ट उसका व्युत्क्रम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या करते हैं, ये जो नीचे 3 है इसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, ऊपर में, और ये जो ऊपर में 10 है उसको कहाँ पे रखेंगे, नीचे, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 के बाद ये जो 1 है, 1 के बाद कितना 0 है, 1 0 है, इसलिए 1 अंक के इधर क्या लग जाएगा, पॉइंट, तो 1 अंक क्या है 3 के इधर क्या लग जाएगा, पॉइंट, और यहाँ पे क्या अपने से लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं कि इसका व्युत्क्रम 0/3 आया है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी का आंसर हो जाएगा हाँ, ठीक है। 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, सी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी में क्या कहा है, क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है। तो 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है या नहीं, यही पता करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी का हम लोग आंसर यहाँ पे फटाफट से निकाल लेते हैं, क्या है 0.4, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.4। इसको अगर हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो ये पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बदले में क्या लिखेंगे 1, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा 1 0, मतलब क्या आ गया 4/10। अब 4/10 का अगर हम इसको निकालेंगे व्युत्क्रम, ठीक है, 4/10 का व्युत्क्रम निकालेंगे तो 10 यहाँ पे नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, और 4 यहाँ ऊपर है तब भी यहाँ कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 और 2 बचे 10, तो कितना आया 5/2, ठीक है। यानी 0.4 का व्युत्क्रम कितना आया 5/2, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 0.4 का जब हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो कितना आएगा 5/2, यानी क्वेश्चन नंबर सी का आंसर क्या हो जाएगा, हाँ।
तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पे कितना होगा। ठीक है, यानी 6/13 को गुना करना है किसके साथ, -7/16 का व्युत्क्रम के साथ। ठीक है, तो -7/16 का अगर हम व्युत्क्रम निकालेंगे, ठीक है, अगर हम इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ये 16 नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, और ये -7 ऊपर में है तो ये कहाँ चला आएगा, नीचे। तो -7/16 का व्युत्क्रम कितना है, 16/-7। तो इसको गुना किससे करना है, 6/13 के साथ। तो लिखेंगे 6/-7। ठीक है, तो 16 को जब 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16 छक 96 और 13 7 कितना आएगा, 91। ये नीचे माइनस, अब देखो नीचे माइनस है ना, तो इसको हम लोग ऊपर में भी माइनस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये माइनस हम, ये जो माइनस है इसको हम लोग ऊपर में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी का सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखो 6/13 में हम -7/16 को गुना नहीं किए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट क्वेश्चन में कहा है कि -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करना है, -7/16 से गुना नहीं करना है, -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करना है। इसलिए हम यहाँ पे क्या किया, -7/16 का पहले क्या निकाले, व्युत्क्रम निकाले। व्युत्क्रम कितना है, 16/-7, और 16/-7 को फिर इससे क्या किया, 6/13 से गुना कर दिए, जिसका रिजल्ट कितना आया, -96/91। तो अब हम क्वेश्चन नंबर ई करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है, 5/7 + 2/7 गुना में क्या है, 5। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर में क्या है, 5/7 और कितना है, 2/7। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखना यहाँ है कि नीचे क्या है, सेम सेम है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। तो जब नीचे सेम रहेगा तो उसको क्या करेंगे, उसको वैसे ही उतार देंगे, और ऊपर वाले को हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, गुना में क्या है, 5, तो 5 लिखेंगे। अब देखो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7, 7/7, और गुना में क्या है, 5, तो 7 × 7। ठीक है, कट गया। अब देखो 1 को जब 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, मतलब इसको जब सॉल्व किया तो इसका रिजल्ट कितना आया, 5, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एफ करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा। ठीक है, तो 0/2 का अगर हम व्युत्क्रम निकालेंगे, ठीक है, अगर हम इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 2 यहाँ नीचे है तो ये चला जाएगा ऊपर में, और 0 यहाँ पे ऊपर में है तो यहाँ की कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, तो आपको पहले भी पता होगा कि कभी भी 0 नीचे नहीं आता है, हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एफ का, वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, या फिर इसका आंसर आप लिख सकते हैं संभव नहीं है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये जो है ये क्या है, अपरिभाषित है। आई होप फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर फिर भी अगर इन सारे क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 1.4 में, तब तक के लिए गुड बाय।